नमस्कार। उपचुनाव का और झारखंड विधानसभा के पहले फेज का चुनाव कल वोटिंग हुई है। बातचीत करेंगे वायनाड के ऊपर। बाकी जो विधानसभा की सीटें हैं उनके ऊपर अभी कोई खास बात नहीं, सिर्फ राजस्थान में एक घटना है जिससे बवाल मचा हुआ है। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा से जो निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कल एसडीएम के जो थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ का जो गूंज है थप्पड़ की, वो बहुत जोर की सुनाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों की नाकामी सामने आई है और एक तरह से पोल खुलती हुई नजर आई। और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में उस तरह से सख्त पेश नहीं आ पाया और रात को निर्दलीय प्रत्याशी थप्पड़ मारने के बावजूद चला गया। मॉब मेंटेलिटी की जो स्थिति हमारे यहाँ है, मॉब को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आज भी पूरी तरह से जो साधन होने चाहिए वो नहीं है। इंटेल जो इनपुट है वो भी कमज़ोर रहा और वहाँ हालात बद से बदतर हुए। स्थितियाँ अब थोड़े नियंत्रण में आ रही हैं, प्रशासन सतर्क हुआ है, लेकिन कल की जो घटना रात की हुई उसमें इलाके के बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूँकि नरेश मीणा उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय का वहाँ बोलबाला है, तो जो एसडीएम अमित चौधरी हैं उनको भी वहाँ एक तरह से बैकफुट पर आना पड़ा, प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। पुलिस भी रात को बैकफुट पर आती हुई नजर आई। हालांकि आज सुबह नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी को अरेस्ट किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, ऐसा बताया गया पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और बताया गया कि 23 मामले, आपराधिक मामले नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज हैं। तो ये तो राजस्थान की एक घटना हुई। लेकिन हम बात करेंगे आज वायनाड की, चूँकि पूरे देश में जो चुनाव के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है। संसद की एक सीट के लिए, केरल की वायनाड सीट के लिए चुनाव होना है और कल वहाँ मतदान हुआ है। वायनाड सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रथम परिवार के जो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट सदस्य हैं राहुल गांधी, वो लगातार 2 बार जीते, 2019 में और 2024 में। अप्रैल में जो चुनाव हुआ उसमें वो जीते, लेकिन चूंकि रायबरेली की सीट उनको ज़्यादा प्रिय लगी और नॉर्थ इंडिया में ये माना जाता है हमारे यहाँ भारत में कि यहाँ प्रधानमंत्री जो है वो नॉर्थ इंडिया की यानी यूपी से आते हैं, और इस मिथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जारी रखा। नरेंद्र मोदी भी गुजरात से चलकर वाराणसी आए, तो ये मिथ अभी भी बरकरार है कि यूपी से रास्ता खुलता है। तो चूंकि रायबरेली, अमेठी, ये जो सीटें हैं ये कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग होल्ड की सीटें रही हैं खानदानी तरीके से, तो रायबरेली को चुन लिया गया और वायनाड को छोड़ दिया गया। अब बात यहाँ ये है कि वायनाड के वोटर्स में बड़ा कन्फ्यूजन है और कांग्रेस के प्रथम परिवार के प्रति विरक्ति सी कल की हालात में लगी। कल जिस तरह से वोटिंग के लिए लोग आए, लोगों ने अपनी राय दी, तो उसमें कांग्रेस का प्रथम परिवार अब उस तरह से नहीं है जिस तरह से 2024 अप्रैल के चुनाव में दिखा था। हालांकि अप्रैल में भी जो वोटिंग हुई उसमें कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को वोट परसेंटेज बहुत काफ़ी डाउन मिली थी और 67,000 वोट कम मिले थे 2019 के मुकाबले में 2024 में। तो विरक्ति तो राहुल गांधी के प्रति भी वहाँ हो गई थी 2024 में, लेकिन लोगों का ये मानना था कि ठीक है, हमारा जो सांसद है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी रही है और केरल में वैसे भी कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यदि हम 2024 के चुनावों की बात करें तो भी वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया रही और कांग्रेस को टोटल 20 सीटों में से 14 सीटें लोकसभा की मिली। और वहाँ जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठबंधन है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको उतनी सफलता नहीं मिली। और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को एक सीट से समझौता करना पड़ा। और सीपीआईएम जो है, जो वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन जो दल है, लेफ्ट का जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको एलडीएफ कहा जा रहा है, एलडीएफ को 1 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली। तो कांग्रेस की वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है पार्लियामेंट्री सीटों में, लेकिन इस बार लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रॉब्लम आएगी। वहाँ जो यूथ वोटर है उसमें अब ये विरक्ति सी है, कल दिखाई दी कि ये क्या हो रहा है वायनाड के साथ में। वायनाड को 2 दर्जे की चीज़ मान लिया गया। राहुल गांधी को जिता के भेजा, राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं। 2019 से 24 वाला जो टेन्योर रहा उसमें भी कुछ नहीं किया, ऐसा लोग कह रहे हैं।
और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब रायबरेली का की वरीयता की बात आई तो वायनाड को राहुल गांधी ने छोड़ दिया। तो ये वायनाड की जनता पसंद नहीं कर रही है। जैसा कि राहुल गांधी इन दिनों बातें कर रहे हैं, आज भी उनका बयान आया कि देश के आदिवासियों का हक इतना होना चाहिए, उतनी संख्या है, इतनी संख्या है। तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि केरल का सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल जो इलाका है वो वायनाड ही है, लेकिन वायनाड में आदिवासियों के लिए राहुल गांधी ने क्या किया? जबकि वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ और नदी का पानी घुस गया और कई गांव इसमें प्रभावित हुए, 2-3 गांव तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आए, लोग हज़ारों लोग बेघर हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। नदी में शवों के अंग मिले थे, जुलाई की घटना है। तो वायनाड के लोगों का ये कहना था कि जुलाई में जब हमारे यहाँ से कोई सांसद था ही नहीं, राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके थे, तो संसद में हमारी बात किसी ने उठाई नहीं। और 2019 से 2024 के बीच में भी राहुल गांधी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। राहुल गांधी का इतना बड़ा प्रोटोकॉल है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। अब प्रियंका गांधी उनकी बहनी है, तो भी हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, तो जाएंगे किस तरह? तो प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, आदिवासी बहुल इलाका है तो आदिवासी होना चाहिए। अब आदिवासियों की वहाँ पर ये भी बात है। तो बहरहाल ये जो भाई बहन की जोड़ी है, ये इस बार थोड़ी सी फंसी हुई सी नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह का वहाँ पर जातिगत समीकरण और वर्गीय समीकरण है, उसमें कांग्रेस को बहुत सारा फायदा मिलता है। एक तो आदिवासियों की वकालत करने का जो कांग्रेस करती आई आज तक, हिमायती बनकर, जबकि इनसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा राज में आप रहे हैं तो क्या किया आपने आदिवासियों के लिए? अभी तो आदिवासी राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, केरल के लिए क्या किया जहाँ से आप आ रहे थे? लेकिन वो कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आदिवासियों के साथ में मुस्लिम मतदाता जो अल्पसंख्यक कहला रहे हैं, और दलित शोषित वंचित के नाम पर जो एससी है और ईसाई है, तो एक बड़ा वोट बैंक बन जाता है। इसी वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है। हालांकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिला है, यानी ये 13% का सीधा जंप है। हालांकि एक लोकसभा सीट के अलावा बीजेपी के पास वहाँ की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। और केरल इस तरह का स्टेट है जहाँ मुस्लिम्स, ईसाई बहुतायत हैं और आदिवासी हैं, और फिर एससी है। तो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। इसलिए नहीं है बीजेपी का वोट बैंक कि बीजेपी उस तरह की बात वहां कर नहीं पाती है जिस तरह की कांग्रेस कर लेती है। अब यही बात है जो राहुल गांधी आरक्षण की चीज़ दिखाते हैं, संविधान की किताब दिखा रहे हैं कि इसमें आरक्षण लिखा हुआ है, हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, ईसाइयों को भी आरक्षण देंगे, मुसलमानों का जितना आबादी है उतनी भागीदारी कराएंगे। तो ये जुमले, ये नारेबाजी ऐसी हैं जो हालांकि बाद में भारी पड़ेंगी। अब हम सब जानते हैं कि वीपी सिंह के टाइम क्या हुआ था, देश जल गया था, लेकिन वीपी सिंह तो कर गए, लेकिन वीपी सिंह की कोई राजनीति तो नहीं चमकी। तो ये इस तरह की बातें हैं जिनसे देश दंश खा चुका है, पहले ही खा चुका है। बहुत सारे कांड हो चुके हैं हमारे यहाँ इस मामले में, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रही नेताओं को देश का भविष्य नज़र नहीं आता, जनता का भविष्य नज़र नहीं आता, खुद की कुर्सी का भविष्य नज़र आता है। जहाँ कहीं भी पोल दिखती है वहाँ अपनी जुमलेबाजी और वहाँ बयान टिका देते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। बहरहाल यदि बात करें वायनाड की, तो वायनाड में प्रियंका गांधी को जो राहुल गांधी को वोट मिला 2024 में अप्रैल में जो मुख्य चुनाव हुए थे, उस वक्त जितना वोट मिला कांग्रेस को उतना मिल गया। जब तो जीत हो गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह का रुझान आ रहा है उसमें प्रियंका गांधी वोट वाड्रा दिक्कत में है वहाँ। अब ये हो सकता है कि कितना घटेगा, क्योंकि वोट मार्जिन जो राहुल गांधी को मिला था वो बहुत ज़्यादा था असल में। तो यदि इसको देखते हैं तो फिर कांग्रेस को कम मिलेंगे वोट, लेकिन जीत जाएंगे। क्योंकि 2019 में यदि कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखें तो 64.94 यानी 65% वोट कांग्रेस को मिला, और 2024 अप्रैल के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा और ये 59% रह गया, यानी करीब 60% मान लीजिए। तो 5% की डिक्रीज हुई 2024 में। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो डिक्रीज
जो हुआ, यदि ये डिक्री लैंडस्लाइड हो गया तो प्रियंका गांधी को प्रॉब्लम आएगी, उसमें तो कोई कहने जैसी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो जीत हासिल की थी 2019 में, वो बहुत ज़बरदस्त जीत थी। इसके बाद 2024 की भी यदि हम बात करें तो एनी राजा को जो हराया राहुल गांधी ने, वो हार का मतलब जीत का जो अंतर था, हार जीत का अंतर, वो बहुत ज़्यादा था। 3,64,000 वोटों से राहुल गांधी ने हराया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट चीफ थे वहाँ के यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष, उनको मात्र करीब 1,41,000 समथिंग वोट मिले। तो जब जीत हार का अंतर 3.5 लाख से ज़्यादा है और एक प्रत्याशी को केवल 1.5 लाख के आसपास वोट मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का डिफरेंस रहा होगा। वो डिफरेंस यदि देखें तो फिर कांग्रेस वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के प्रति और भाई बहन के प्रति थोड़ा सा मोह भंग जरूर हुआ है। ये वायनाड की खबर। अब बात कर लेते हैं खुशखबरी की। एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि तुलसी गैबार्ड को ट्रंप प्रशासन में अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी का, जैसे हमारे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वहाँ उनकी जो इंटेलिजेंस की जो है नेशनल इंटेलिजेंस, उसका चीफ बनाया गया है। तुलसी गैबार्ड जो हैं वो हिंदू हैं। बेसिकली तुलसी गैबार्ड भारतीय मूल की नहीं है, जिस तरह से कमला हैरिस के बारे में बताया जाता है भारतीय मूल की। हालांकि कमला हैरिस भी भारतीय मूल की उस तरह से नहीं है जिस तरह से लोग कहते हैं, लेकिन उनके मतलब अफ्रीका से कनेक्शन रहे हैं, तो कभी अपने आप को अश्वेत मानती हैं कभी। लेकिन तुलसी गैबार्ड जो हैं वो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को, सनातनी परंपरा को पूरी तरह से मानती हैं। इसमें ऐसा कोई शक नहीं है जिसमें कि ये कहा जाए कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतवंशी हैं वो हिंदू ही हैं। कई लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है, कई लोग सनातन को पूरी तरह से अपनाते नहीं हैं, लेकिन तुलसी गैबार्ड जो हैं वो पूरी तरह से हिंदू हैं। और इसमें ये और जानने वाली बात है कि वैसे ये ईसाई उससे आती हैं परंपरा से, वंश परंपरा से। इनके पिता माइक गैबार्ड जो हैं वो ईसाई थे, और इनकी माँ जो कैरोल थी, कैरोल गैबार्ड ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इस हिसाब से इनका नाम भी भारतीय, जो हमारा पवित्र तुलसी हैं, हमारी तुलसी मैया हैं, तुलसी माता जी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तुलसी का जो मरवा हमारे यहाँ लगता है, तुलसी का बिरवा लगता है, तुलसी का पेड़ पौधा, तो जो पवित्र तुलसी हैं उनके नाम पर इनकी माता जी ने इनका नाम तुलसी रखा। और ये बहुत प्राउड फील करती हैं कि ये तुलसी नाम से जानी जाती हैं। भारतीय उस परंपरा से, सनातनी परंपरा से आती हैं, तो ये हिंदू हैं। और इनको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने अपनी सरकार में बहुत ही अहम पद दिया है। तो बात यहाँ ये है कि ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि अमेरिका की इंटरनल सिक्योरिटी जिसको कह सकते हैं आप, उसमें सबसे बड़ा इनपुट देने वाली जो एजेंसी है, उसकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर का मुखिया, मतलब डायरेक्टर मुखिया होता है, तो मुखिया बना दिया है तुलसी गैबार्ड को। तुलसी गैबार्ड बेसिकली ट्रंप की विरोधी जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उससे सांसद रही हैं, और सबसे कम उम्र की सांसद रही, और अमेरिकन इतिहास में पहली हिंदू सांसद, वो हिंदू के तौर पर शपथ लेने वाली सांसद रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 3 बार वो सांसद रही डेमोक्रेट से, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के और उनके बीच में संबंध ठीक नहीं थे। 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया। कभी टीवी शोज भी उन्होंने होस्ट किए। और वैसे हम आपको बताते हैं कि इराक युद्ध के टाइम तुलसी गैबार्ड अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के बतौर जाकर वहाँ युद्ध लड़ चुकी हैं। तो ट्रेंड फौजी हैं, ट्रेंड आर्मी ऑफिशियल हैं, तो वो भी एक अनुभव है। और दूसरा, बहुत ही कम उम्र में सांसद बन गई थी, 22 साल की उम्र में। तो ये भी देखने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में सांसद रहना और इतना हाई प्रोफाइल जीवन जीना, तो
तुलसी के सामने अब चुनौती तो अमेरिका की इंटेलिजेंस की रहेंगी, लेकिन बहुत एफिशिएंट लेडी हैं। और तुलसी गेबार्ड ने कैमला हैरिस को डिबेट में हराया था जब डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार की दौड़ हो रही थी। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट हुई कमला हैरिस से बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, नॉट विद इन द पार्टी, कमला हैरिस और तुलसी गेबार्ड एक ही पार्टी में रही, डेमोक्रेटिक पार्टी में, इसलिए वहाँ पार्टी में भी डिबेट्स होती हैं। तो इधर रिपब्लिकन पार्टी में भी डिबेट्स हुई हैं, लेकिन डिबेट्स होने के बाद जब कैंडिडेट चुन लिया जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से, तो उसमें कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आई और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से गए। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को बुलाकर टिप्स लिए कि तुमने जो कमला हैरिस को हराया था और वो निरुत्तर कर दिया था, उनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था जबकि तुम दोनों एक ही पार्टी में थे, तो वो पॉइंट्स मुझे बताओ क्या क्या थे। और डोनाल्ड ट्रंप की तुलसी गेबार्ड ने मदद की, सहायता की, और उसका पुरस्कार ये मिला कि नवनिर्वाचित सरकार में तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना दिया गया है। और मौजूदा जो राष्ट्रपति इस वक्त हैं, निवर्तमान राष्ट्रपति कहेंगे उनको हम, हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की शपथ होनी बाकी है, जनवरी में शपथ लेंगे, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति कार्यरत हैं जो बाइडन, उनसे मुलाकात की कल डोनाल्ड ट्रंप ने, नवनिर्वाचित ने, और उन्होंने तुलसी गेबार्ड की अपॉइंटमेंट की जानकारी उनको दे दी है। क्योंकि ये अहम इम्पोर्टेंट जो पद होते हैं, इनका उनको पहले से पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है, तो प्रोटोकॉल लागू होता है, बहुत सारी बातें इसमें जुड़ती हैं। तो एनीवे भारत के लिए ये खुशखबरी है कि अभी जो नया डिपार्टमेंट बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वहाँ प्रशासनिक सुधार करेगा, वहाँ के कानून को देखेगा, उसमें सुधार होंगे, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, उस डिपार्टमेंट को जो नाम दिया गया, उसमें एलन मस्क ने अभी एक्स पर, जिसको ट्विटर कहते हैं, वो ट्वीट भी किया, डोज। तो डोज में भारतवंशी भी विवेक रामास्वामी भी हैं जो एलन मस्क के साथ में काम करेंगे। तो रामास्वामी की नियुक्ति हुई, अब दूसरी नियुक्ति तुलसी गेबार्ड। हालांकि तुलसी गेबार्ड का भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो भारतीयता के बहुत पक्ष में हैं, भारत के प्रति बहुत अच्छे उनके भाव हैं, हिंदू सनातनियों के प्रति बहुत अच्छे भाव हैं। उनको पता है कि हिंदू सनातनियों का एक ही देश है भारत, उसमें जो लोग रहते हैं वो अच्छे लोग हैं, इसलिए वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। और भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें एक बहुत समरसता का भाव, एक सामंजस्य का भाव, और उसमें उसके प्रति काम करने की उनकी बहुत रुचि है, दोनों देशों के बीच में संबंधों को बहुत अच्छा मिठास वाला रखने में। तो तुलसी गेबार्ड का ये जो पदासीन होना है, ये भारत के लिए अभी तो बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। तो ये था आज का कार्यक्रम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।